Hello everyone, I am Gaurav and you are watching my YouTube channel Physics Pathshala. Today we are going to study about acceleration in circular motion. अच्छा, सर्कुलर मोशन के बारे में हम एक वीडियो लेक्चर ऑलरेडी बना चुके हैं जिसमें मैंने आपको बताया था एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर वेलोसिटी और एक आध दो न्यूमेरिकल भी हमने उसमें ट्राई किए थे। तो बिल्कुल बेसिक चीज थी सर्कुलर मोशन की। तो आज हम उसके आगे शुरू करते हैं। अब बात हम कर लेते हैं एक्सीलरेशन इन सर्कुलर मोशन। तो भाई एक्सीलरेशन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है क्योंकि इसमें जो सर्कुलर मोशन में जो एक्सीलरेशन होता है ये होते हैं 4 टाइप्स के एक्सीलरेशन। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ एक्सीलरेशन इन सर्कुलर मोशन। लीनियर मोशन में सिर्फ एक टाइप का एक्सीलरेशन था, ठीक है। यहां पर क्या होता है भाई, 4 टाइप्स के एक्सीलरेशन है। तो मैं चारों के नाम लिख देता हूं, ठीक है। नंबर फर्स्ट आएगा आपका सेंट्रीपेटल एक्सीलरेशन। क्लियर होगी बात। दूसरा जो आपका आएगा वो हो जाएगा टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। अब इनको हम सेपरेटली भी पढ़ेंगे। और नंबर थर्ड जो आपके पास आएगा ये हो जाएगा नेट एक्सीलरेशन। और नंबर फोर्थ जो आपके पास आएगा ये हो जाएगा एंगुलर एक्सीलरेशन। तो ये 4 टाइप है एक्सेलरेशन के जो हमको बहुत बढ़िया तरह से डीपली समझने पड़ेंगे क्योंकि हमें कब कौन सा एक्सेलरेशन पूछा जा रहा है क्वेश्चन में वो समझना पड़ेगा और उसी का आंसर हमें देना पड़ेगा। तो सभी के फॉर्मूले क्या है, सभी का काम क्या है, कब कौन सा लग रहा है, कौन सा नहीं लग रहा है, ये सारी बातें हम इसमें सीखने वाले हैं। तो आप बिल्कुल ध्यान से लेक्चर को देखते रहिए, ठीक है। तो चलिए अब इनको पढ़ लेते हैं भाई सेपरेटली। सभी जितने भी एक्सेलरेशन है इन सभी को हम सेपरेटली पढ़ लेते हैं। अलग अलग सभी के फॉर्मूले क्या है, सभी का यूज क्या है, सारी बातें हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं किसकी, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन की, ठीक है। अच्छा, आपको एक बात ध्यान रखनी है, सर्कुलर मोशन आपका 2 टाइप का होता है। एक होता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, एक होता है नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है। तो ये चारों के चारों जरूरी नहीं कि सभी टाइप के सर्कुलर मोशन में 4 के चारों आ जाएंगे, ठीक है। 4 टाइप होते हैं पर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में चारों काम नहीं करते, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में चारों काम करते हैं, ठीक है भाई। तो वो मैं आपको भी सेपरेटली बता दूंगा। पहले इनके बारे में पढ़ लेते हैं, इनकी क्या क्या तो इनके फॉर्मूले हैं। अच्छा, मैं इस वीडियो लेक्चर में अभी डिराइव नहीं करूंगा फॉर्मूले में ड्राइव करूंगा नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपके लिए। अभी आपको सिर्फ इनकी वैल्यूज, इनका काम समझना है और फिर ये फॉर्मूले कहां से आए हैं इनको हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिराइव करेंगे जब हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन दोनों को सेपरेटली पढ़ेंगे, तब हम इन्हें इनके फॉर्मूले में डिराइव कर लेंगे, ठीक है। आज हम सिर्फ पढ़ने वाले हैं इनका फॉर्मूला है क्या और इनका क्या यूज होता है, ये करते क्या है। चलिए देखते हैं। तो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन क्या है, ठीक है। इट इज एन एक्सीलरेशन रिक्वायर्ड to put a particle in circular path, ठीक है। अच्छा, इसकी डायरेक्शन क्या होती है भाई, it always directed towards center and along radius। भाई इतनी बात हमको समझ में आ गई। इसको हम डिनोट करते हैं AC से और जो इसकी वैल्यू होती है वो होती है v² डिवाइडेड बाई r या फिर होती है r ओमेगा स्क्वायर, ठीक है भाई। AC से इसे डिनोट किया जाता है। अब यहां पर R तो क्या है, AC क्या है खुद, AC तो हो गया आपका सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, ठीक है। सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन।
आर क्या हो गई, आर हो गई आपकी रेडियस, ठीक है। वी क्या हो गई, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट, और ओमेगा आपकी एंगुलर वेलोसिटी, आप पहले ही पढ़ चुके हो, ये हो गई आपकी एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। तो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन वो एक्सीलरेशन है जो किसी पार्टिकल को सर्कुलर पाथ पर लेकर आता है, ये हमेशा काम करता है टुवर्ड सेंटर अलोंग रेडियस। इसके फॉर्मूला ये हो गया, इन सब में सारी चीजें क्या है वो मैंने आपको लिख दी। अब देखिए फिगर में मैं आपको समझाता हूँ ये सारी बातें कि फिगर ऐसे कैसे बनता है और कहां से डायरेक्शन इसकी दिखाई जाती है। इसे आप नोट कर लो एक बार पूरी तरह से। अब देखिए भाई, अगर हम इसका सर्कल कंप्लीट करते हैं तो सर्कल कुछ इस तरह से बनता है किसी पार्टिकल का जिस पे वो मोशन कर रहा होगा, ठीक है। ये सर्कुलर पाथ आ गया मान लीजिए किसी पार्टिकल का। अब अगर हम किसी इंस्टेंट देखें तो जो वेलोसिटी आती है, मान लीजिए यहां पर ये इस पॉइंट पर पार्टिकल है, तो जो वेलोसिटी आएगी वो आती है टेंजेंशियल, तो ये हो गया आपकी वेलोसिटी वी वेक्टर, ठीक है। अब इससे हमने कहा जो एक्सीलरेशन है वो हमेशा सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, जो एसी है वो हमेशा सेंटर की तरफ काम करता है और रेडियस की सीध में, तो रेडियस की सीध में सेंटर की तरफ जो एक्सीलरेशन काम करेगा 90 डिग्री पर फ्रॉम वेलोसिटी वेक्टर। अच्छा एक और बात है, ये हमेशा वेलोसिटी वेक्टर से 90 डिग्री का ही एंगल बनाता है, क्योंकि जो वेलोसिटी है वो हमेशा टेंजेंशियल रहेगी और जो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन है वो हमेशा रेडियस के लोग रहेगा, तो रेडियस और टेंजेंट हमेशा आपस में 90 बनाती हैं, ठीक है। अब ये जो एक्सेलरेशन मैंने फिगर में बनाया ये है आपका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, आपकी वैल्यू आपके सामने मैंने लिख दी। अब एक और बात यहां से निकल कर आती है, क्योंकि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हमेशा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, तो ये केवल और केवल वेलोसिटी की डायरेक्शन को चेंज कर सकता है, वेलोसिटी की वैल्यू को नहीं, क्योंकि वेलोसिटी के वैल्यू या उसके मैग्नीट्यूड को चेंज करने के लिए इसका एक कंपोनेंट इसकी डायरेक्शन में होना जरूरी था। भाई मान लीजिए कोई पार्टिकल इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है और आपका जो एक्सीलरेशन है वो भी सेम डायरेक्शन में है ना, तो भी तो ये वेलोसिटी को बढ़ा सकता है घटा सकता है। अगर कंपोनेंट मान लीजिए आपका आता ही नहीं, ये आपका मान लीजिए एक्सीलरेशन है और ये मान लीजिए आपकी वेलोसिटी है, तो इस एक्सीलरेशन में थीटा एंगल मान लीजिए, यहां पर जो कंपोनेंट आएगा a cos थीटा और यहां पर एक कंपोनेंट आएगा a sin थीटा, ठीक है। तो केवल a cos थीटा वो कंपोनेंट है जो वेलोसिटी की वैल्यू को चेंज करेगा, a sin थीटा तो केवल डायरेक्शन को ही चेंज कर सकता है क्योंकि वो 90 पे काम कर रहा है। तो कोई भी एक्सीलरेशन जब वेलोसिटी से 90 डिग्री के एंगल पर काम करेगा और हमेशा करेगा, ऐसा नहीं कि सिर्फ इस पॉइंट पे करेगा। जब पार्टिकल आपका घूमकर मान लीजिए यहां पर आ गया, ऐसा ये हो गया वेलोसिटी वेक्टर, तो जो AC वेक्टर होगा वो क्या हो जाएगा, वो फिर सेंटर की तरफ आ जाएगा, रेडियस की लॉन्ग थी ऐसा हो जाएगा, है कि नहीं भाई, इस तरह से हो जाएगा। अब अगर हम मान लेते हैं भाई हमारे पास वेलोसिटी वेक्टर यहां पर है, ये इस तरह से ये v वेक्टर हो गया, तो भाई फिर दोबारा क्या हो जाएगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आपका ऐसा हो जाएगा। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन अपनी डायरेक्शन को चेंज करता रहता है अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, लेकिन हमेशा ये सेंटर की तरफ ही काम करता है रेडियस के लोग। देखिए अभी भी सेंटर की तरफ काम कर रहा है, अभी भी सेंटर की तरफ, अभी भी सेंटर की तरफ, ठीक है। और वेलोसिटी से हमेशा ही 90 बनाता है, हमेशा 90 बनाता है। जो AC वेक्टर होता है ये होता है हमेशा परपेंडिकुलर टू किसके, वेलोसिटी वेक्टर के, हमेशा ऑलवेज, ठीक है। हेंस इट कैन चेंज ओनली द डायरेक्शन ऑफ velocity, not the magnitude, ठीक है, बट नॉट द मैग्नीट्यूड। आपको ध्यान रखना है
सेंट्रीपिटल जो एक्सीलरेशन है केवल और केवल क्या करता है, वेलोसिटी की डायरेक्शन को चेंज करने का काम करता है, वो उसकी वैल्यू या उसके मैग्नीट्यूड को चेंज नहीं कर सकता। ये बात आपको ध्यान रखनी है। फॉर्मूला मैंने आपके सामने लिख दिया है। ये भी बता दें कि वेलोसिटी से हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाता है सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। काम क्या करता है वो भी मैंने आपको बता दिया, फिगर में आपको दिख रहा होगा। ठीक है, सारे सिंबल्स के नाम मैंने आपको लिख दिए। तो ये सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन के बारे में कुछ जानकारी थी। इसका फॉर्मूला कहां से है, इसको हम डिराइव करेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। जब हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पढ़ेंगे तब हम इसको डिराइव करेंगे वहां पर। क्लियर होगी बात? तो अभी आप सिर्फ फॉर्मूला याद कर लो, इसका डेरिवेशन कैसे हुआ है, कहां से फॉर्मूला आया, उसको मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कवर कर लूंगा। ठीक है भाई, चलिए तो। और किसी भी टाइप का सर्कुलर मोशन हो, चाहे वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो और चाहे वो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन तो काम करेगा ही करेगा। अगर सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन नहीं होगा तो सर्कुलर मोशन पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है भाई, ये एसेंशियल है। ठीक है, दिस एक्सीलरेशन इज essential for any type of circular motion. ठीक है, अच्छा एक और बात जो आपको मैं बता देता हूं अभी के अभी, कि सेंट्रीपिटल फोर्स को कोई भी फोर्स प्रोवाइड करा सकता है। देखिए इसकी वैल्यू भी स्क्वायर बाई आर है, पर वो कहां से आएगा, मतलब ये सेंट्रीपिटल फोर्स लगाता कौन है, तो कोई भी फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स बन सकता है। बस क्या कंडीशन फॉलो होनी चाहिए कि रेडियस के अलोंग सेंटर की तरफ काम करता हुआ कोई एक्सीलरेशन जो सिर्फ और सिर्फ वेलोसिटी की डायरेक्शन को चेंज करता हो, वो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन बन सकता है। ठीक है, एनी फोर्स which acts along the radius towards the center on a particle executing circular motion can be centripetal force। ठीक है भाई, जैसे अगर मैं एग्जांपल के तौर पे देखूं तो ये मान लीजिए आपका सन है और ये मान लीजिए अर्थ है, ये सन और ये अर्थ, और ये इस तरह से रिवॉल्यूशन करती है। तो अभी जो इन दोनों के बीच काम करता है फोर्स इस तरह से, वो होता है ग्रेविटेशन फोर्स। कौन सा फोर्स होता है भाई, एफ जी। तो ग्रेविटेशन फोर्स ही क्या बन जाएगा भाई यहाँ पर, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो ग्रेविटेशन फोर्स से ही हमें क्या मिलेगा, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। अभी सेंट्रीपिटल फोर्स ग्रेविटेशन फोर्स जो काम करेगा वही प्रोड्यूस करेगा क्या, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। इसी में आप मास का डिवाइड कर दो तो आपका सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन निकल आएगा। ठीक है, इस केस में कौन है, gravitation force provides centripetal acceleration। provides centripetal acceleration। ठीक है, in this case। इसके अलावा अगर हम देखें कि न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो चक्कर लगाते हैं, न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं ना। तो न्यूक्लियस, अगर हम इसको न्यूक्लियस मान लें और इसको मान लें इलेक्ट्रॉन, और ये रिवॉल्यूशन कर रहा है मान लीजिए इस तरह से, अब इनके भी जो फोर्स काम करता है इस तरह से काम करता है, डायरेक्शन उसकी अट्रैक्शन का होता है वो। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन हो गया और ये मान लीजिए हो गया न्यूक्लियस। ठीक है, इनके बीच जो फोर्स काम करता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो प्रोवाइड करेगा क्या, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। तो कोई भी फोर्स आपका सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन प्रोवाइड करा सकता है। ठीक है, यहां पर क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या प्रोवाइड कराएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स
प्रोवाइड सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। ठीक है, फ्रिक्शन बन सकता है। रोड पर अगर गाड़ी मूव कर रही है और टर्न लेना चाहती है तो वहां पर जो फ्रिक्शन होता है वो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन प्रोवाइड कराएगा। आप अगर हाथ से एक धागे को एक स्टोन से बांध कर और हाथ से घुमाएं, भाई स्टोन को एक धागे से बांध रहे हो फिर अपने हाथ से घुमाएं, तो टेंशन आप प्रोवाइड कराते हो अपने हाथ से घुमा घुमा कर, वो बन जाएगी सेंट्रीपिटल फोर्स और वो प्रोवाइड करेगी सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। तो यहाँ पर बहुत सारे एग्जांपल आपके रोज हो सकते हैं, तो आपको तो याद रखना है इसका फॉर्मूला मेन। ठीक है, और ये किस डायरेक्शन में काम करता है, तो ये मैंने आपको बता दी सारी बातें सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन की। अब हम बात कर लेते हैं तुरंत टेंजेंशियल एक्सीलरेशन की। नंबर सेकंड कौन सा एक्सीलरेशन है भाई? ये टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। टेंजेंशियल एक्सीलरेशन क्या होता है ना, ये क्या होगा? इट changes the magnitude only, ठीक है, it changes only, इसको यहां से डालते हैं, it changes only magnitude of velocity but नॉट डायरेक्शन। ठीक है, इसको हम डिनोट करते हैं ए के नीचे लगा देते हैं टी, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। ये क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोड ऑफ वेलोसिटी वेक्टर। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोड ऑफ वेलोसिटी वेक्टर का मतलब है वेलोसिटी वेक्टर की वैल्यू में केवल चेंज, डायरेक्शन में नहीं, इसीलिए मोड लगा है। इसमें डायरेक्शन में चेंज है, केवल वेलोसिटी में चेंज है। ठीक है, इसकी डायरेक्शन क्या होती है? इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड पैरेलल और एंटी पैरेलल टू वी वेक्टर। वी का मतलब हो गया वेलोसिटी वेक्टर। ठीक है भाई, अगर इसको हम फिगर बनाकर देखना चाहें कि भाई फिगर में किस तरह से दिखेगा, तो ये जो इमेज आपकी दिखेगी आपको फिगर में वो इस तरह से कुछ दिखेगी। ये मान लीजिए सर्कुलर पाथ है किसी पार्टिकल का जो कि मूव कर रहा है, सर्कुलर मोशन। ये है रेडियस, ठीक है, ये हो गया आपका सेंटर। अब जो वेलोसिटी है, मान लीजिए पार्टिकल आपका इस तरह से घूम रहा है और उसकी वेलोसिटी कुछ इस डायरेक्शन में आपने दिखा रखी है। ठीक है, ये हो गया आपका वेलोसिटी। थोड़ा सा ऊपर लेते हैं इसको, ऐसा। ये हो गई आपकी वेलोसिटी वेक्टर। तो टेंजेंशियल वेक्टर जो है आपका इसी के अलोंग काम करेगा, या तो भाई वो इसी डायरेक्शन में काम करेगा, एक टेंजेंशियल वेक्टर या तो इसी डायरेक्शन में काम करेगा जब इंक्रीज कर रहा होगा स्पीड, तो ये इंक्रीजिंग स्पीड के लिए। मान लीजिए सर्कुलर पाथ पर कोई बॉडी मोशन कर रही है और उसकी जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज कर रही है, लगातार बढ़ रही है, पहले धीरे धीरे और तेज और तेज और तेज और तेज, तो जो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन होगा वो वेलोसिटी की डायरेक्शन में ही काम करेगा, मतलब उसके पैरेलल काम करेगा। और दूसरी बात, ये फॉर्मूला आप नोट कर लेंगे, ठीक है। और अगर हम दूसरा फिगर देखें, अगर हम देखें डिक्रीजिंग वेलोसिटी के लिए, तो डिक्रीजिंग वेलोसिटी के लिए जो एक्सीलरेशन होगा वो वेलोसिटी की अपोजिट डायरेक्शन में काम करेगा, जिसका नाम है टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। ठीक है, तो मान लीजिए आपकी जो वेलोसिटी है वो इसी डायरेक्शन में है अभी भी, और जो सेंटर है वो O है और पार्टिकल घूम रहा है आपका मान लीजिए इस तरह, लेकिन इसकी जो वेलोसिटी है वो डिक्रीज हो रही है। तो जो आपका टेंजेंशियल एक्सीलरेशन काम करेगा वो करेगा जस्ट अपोजिट टू द वेलोसिटी। ये किसके लिए है? डिक्रीजिंग वेलोसिटी। वेलोसिटी की वैल्यू अगर कम हो रही है तो एक्सीलरेशन टेंजेंशियल उसके एंटी पैरेलल, और इंक्रीज कर रही है तो पैरेलल। दोनों फिगर आप बना ले, फॉर्मूला लिख लें।
ये होता है टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। ये करता क्या है, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड में चेंज करता है, किसकी, वेलोसिटी, डायरेक्शन को बदलना इसका काम नहीं है, ये डायरेक्शन को बदलना काम सिर्फ सेंट्रीपिटल का है। क्लियर हो गई बात। अब हम बात कर लेते हैं भाई नेट एक्सीलरेशन की, ठीक है। अब हम बात करेंगे इसकी नेट एक्सीलरेशन की। अब भाई देखिए नेट एक्सीलरेशन में क्या होता है, नेट एक्सीलरेशन में क्या होगा, नेट एक्सीलरेशन इन दोनों का रिजल्टेंट होगा, किसका, सेंट्रीपिटल का और टेंजेंशियल एक्सीलरेशन का। नेट एक्सीलरेशन कैसे काम करेगा, इट चेंजेस बोथ डायरेक्शन एंड magnitude of velocity of a particle executing circular motion। क्लियर होगी बात। अगर इसका हम फिगर देखें, फॉर्मूला भाई फिगर में किस तरह से होगा, तो मान लेते हैं अपने पास एक पार्टिकल है जिसकी स्पीड जो है इंक्रीज कर रही है, तो इंक्रीजिंग स्पीड के लिए हम कर लेते हैं, डिक्रीजिंग के लिए आप खुद कर लोगे, उसमें अपोजिट डायरेक्शन में दिखा दोगे बस। तो इंक्रीजिंग स्पीड में क्या होगा, मान लीजिए आपका पार्टिकल कुछ इस यहां पर है और उसकी जो वेलोसिटी है वो कुछ इस डायरेक्शन में है, v वेक्टर। अच्छी बात है भाई, ये हो गया इसका रेडियस, सेंटर हो गया O। तो यहां पर जो वेक्टर आएगा जिसको हम बोलेंगे सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, जिसकी डायरेक्शन होती है किधर, रेडियस के लॉन्ग सेंटर की तरफ। और अगर इंक्रीज करती है स्पीड तो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन आएगा, वो किसके लॉन्ग आ जाएगा, वो आ जाएगा वेलोसिटी के लॉन्ग। अब अगर इन दोनों का रिजल्टेंट देखा जाए किसका, एक तो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन का और एक सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन का, तो अगर हम इन दोनों का रिजल्टेंट देखते हैं, तो अगर इन दोनों का हम रिजल्टेंट देखें, थोड़ा सा और आगे शिफ्ट कर लेते हैं इसको इस तरह से, ठीक है। किसका किसका रिजल्टेंट, एक तो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन का और एक टेंजेंशियल एक्सीलरेशन का अगर हम रिजल्टेंट देखते हैं तो हमें मिलेगा जो रिजल्टेंट, उसी को हम बोलेंगे नेट एक्सीलरेशन। तो रिजल्टेंट किस डायरेक्शन में आएगा, रिजल्टेंट आता है दोनों वेक्टर्स के पैरेललोग्राम के डायगोनल से, तो ये आ जाएगा आपका ए नेट, ठीक है। ए नेट वेक्टर बीच वाला जो आपका आ गया, ये हो जाएगा ए नेट वेक्टर। अगर इसको मैं अलग से बना के दिखाऊं आपको, तो यहां पर अलग से बना के आप इस तरह से देख सकते हो, ये हो गया मान लीजिए एटी टेंजेंशियल एक्सीलरेशन वेक्टर। दूसरा मान लेते हैं आपके पास जो है वो है एसी वेक्टर। इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा उसे हम क्या बोलेंगे, रिजल्टेंट के लिए हम पहले पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लेते हैं तुरंत, वेक्टर आपने पढ़ा ही है। और ये जो आएगा इस तरह से, ये इसको बोलेंगे ए नेट वेक्टर, ठीक है। अब अगर हम ध्यान से देखें तो एटी और एसी आपस में क्या बना रहे हैं भाई, 90 डिग्री का एंगल, ठीक है। एसी और एटी आपस में क्या बना रहे हैं, 90 डिग्री का एंगल। तो वेक्टर्स अगर 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं तो उनका जो रिजल्टेंट होता है वो अगर वेक्टर वाले फॉर्मूले से करें पैरेललोग्राम लॉ से, तो एक वेक्टर का स्क्वायर प्लस दूसरे वेक्टर का स्क्वायर प्लस 2 इनटू फर्स्ट वेक्टर मल्टीप्लाई सेकंड वेक्टर मल्टीप्लाई उनके बीच का एंगल cos में, तो cos 90 0 था, बस ये आ जाएगा आपके पास। तो ए नेट का जो फॉर्मूला है वो ये आपके सामने मैंने बता दिया आपको, अच्छी बात है। और अगर हम देखें इसकी डायरेक्शन, अब हम मान लेते हैं कि भाई जो इसका एंगल बनता है, किसी से भी मान सकते हो, वो आपकी मर्जी है, आप चाहो तो यहां से मान लो थीटा, चाहे तो यहां से मान लो। अब हम मान लेते हैं कि हमने टेंजेंशियल जो एक्सीलरेशन है उससे थीटा के एंगल पर आपका नेट एक्सीलरेशन काम कर रहा है ना। लेट थीटा इज एंगल बिटवीन ए नेट वेक्टर एंड ए टेंजेंशियल वेक्टर। तो यहां पर tan थीटा आपका आ जाएगा,
tan थीटा जो आपका आएगा राइट एंगल ट्रायंगल से, देखिए राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है आपको, ये इसका नाम रख लेते हैं, इसका नाम O, इसका नाम A और इसका नाम B। तो ए बी में अगर देखें तो ये जो लेंथ है ये AC के बराबर है, तो ये लेंथ भी किसके बराबर हो जाएगी, AC के। ये लेंथ किसके बराबर आएगी, AT के। तो इसकी लेंथ किसके बराबर आएगी, A नेट के। तो अगर हम देखें पाइथागोरस थ्योरम से देख लें तो tan थीटा जो आएगा वो आ जाएगा AC डिवाइडेड बाई AT, AC डिवाइडेड बाई AT। तो यहां से आप निकाल सकते हो नेट एक्सेलरेशन है उसकी वैल्यू क्या है, और वो टेंजेंट से किस एंगल पर काम कर रहा है या फिर रेडियस से किस एंगल पर काम कर रहा है, तो 90 माइनस थीटा करता है, रेडियस से भी एंगल निकल आएगा आपका इजीली। ये हो गया भाई नेट एक्सेलरेशन का फॉर्मूला। एक और बात मैं आपको यहां बता दूं, जो नेट एक्सेलरेशन होता है ए नेट वेक्टर, ये आपका dv वेक्टर अपॉन dt के बराबर होता है। अब कुछ बच्चे कंफ्यूज होंगे, सर आपने कहा था टेंजेंशियल एक्सेलरेशन पे dv अपॉन dt के बराबर था। नहीं ना ना, गलत। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन था d मॉड ऑफ v वेक्टर अपॉन dt, जबकि यहां पर मॉड नहीं लगाया मैंने, सीधे वेक्टर पे लगाया। तो यहां पर वेक्टर को डिफरेंशिएट करना है आपको सीधे डायरेक्ट, केवल उसकी वैल्यू को डिफरेंशिएट नहीं करना। किसको डिफरेंशिएट करना है, सीधे वेक्टर को डिफरेंशिएट करना है। तो इसमें और पिछले वाले में फर्क था, ठीक है भाई। मैं इसको मिटा देता हूं, ये नोट कर लेंगे। यहां पर v वेक्टर क्या है, v वेक्टर पूरा वेलोसिटी वेक्टर, जबकि पिछली बार क्या था, मॉड ऑफ v वेक्टर था। मैं आपको बताता हूं एक बात, ये समझ लें आप। टेंजेंशियल जो एक्सेलरेशन होता है ना, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की जो वैल्यू आती है वो आती है d मॉड ऑफ v वेक्टर अपॉन dt। ये बराबर नहीं होती dv वेक्टर अपॉन dt के। ये अलग बात है और ये अलग बात है, दोनों बातें सेम नहीं है, ठीक है। ये पूरे चेंज को बता रहा है, जबकि केवल वैल्यू में चेंज को बता रहा है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं तो आप समझ पाओगे इस बात को, अलग से नोट कर लो कहीं। मान लीजिए आपका v वेक्टर आपको दे रखा है, मान लीजिए फॉर एग्जांपल 2t प्लस 2ti कैप प्लस 4j कैप, ये आपको वेलोसिटी वेक्टर दे रखा होता है ना। तो अगर हम देखें इसका मॉड, तो भाई इसका मॉड क्या आएगा, इसका मॉड आएगा रूट 2t का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ठीक है कि नहीं। क्या दोनों बराबर है, नहीं। दोनों का डिफरेंशिएशन बराबर आएगा, बिल्कुल बराबर नहीं आएगा। मैं आपको करके भी दिखा देता हूं, देखिए दोनों का जो डिफरेंशिएशन है वो बराबर नहीं आएगा, दोनों अलग होंगे। अगर आपसे पूछता है कि ए नेट बताओ, तो आपको तुरंत ए नेट निकालना है, और ए नेट जो आपका आएगा वो हो जाएगा dv वेक्टर बाई dt। तो कितना आता है ये आपका आता d बाई dt 2ti कैप प्लस 4j कैप। तो 2t का तो 2 आ जाएगा, सीधे 2i कैप बच जाता। अरे dt अपॉन dt बन जाएगा, या तो कांस्टेंट है इसका तो 0 हो जाएगा। तो सीधे a नेट जो एक्सीलरेशन आपका आएगा वो कितना आ जाएगा, 2i कैप। तो a नेट की अगर हम वैल्यू देखें, मॉड देखें, तो उसे कितना आ जाएगा 2। a नेट आपका 2 आया है। अब अगर हम बात कर लेते हैं किसकी, इसकी AT की, तो AT क्या होगा भाई, AT आपका जो आएगा, AT आ रहा है d बाई dt, और मॉड है रूट 2t होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर। इसको डिफरेंशिएट करोगे आप, तब आपका निकलेगा क्या, तब आपका निकलेगा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। दोनों में फर्क होता है, वो सीधे नेट एक्सेलरेशन को बताएगा, जबकि ये क्या बताएगा, ये आपका बताएगा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो इसका तो जो डिफरेंशिएशन है काफी कॉम्प्लिकेट हो जाएगा भाई। पहले पावर आ जाएगी 1/2, फिर 2t का होल स्क्वायर प्लस 4 की पावर हो जाएगा -1/2, फिर इसको अंदर वाले को डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 4t स्क्वायर, 4t स्क्वायर का मतलब आ जाएगा 8t प्लस 0। ठीक है, अलग ही आ गया ना टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ये तो इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम है, जबकि टाइम पर डिपेंड कर रहा है। दोनों बातें सेम नहीं होती, बस आपको ये कहना चाह रहा था। ये अलग है और ये अलग है, दोनों बातें सेम नहीं है, तो आप कंफ्यूज नहीं होगी। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। इसको हम स्पीड बोल सकते हैं किसी इंस्टेंट के लिए। एट एन इंस्टेंट टी यानी इंस्टेंटेनियस, मान लो आपकी वेलोसिटी बदल रही है, तो किसी इंस्टेंट जो वेलोसिटी की वैल्यू होती है वही स्पीड होती है। अरे किसी इंस्टेंट जो वेलोसिटी की वैल्यू होती है वो क्या होती है, स्पीड। उस इंस्टेंट की स्पीड होती है वो।
तो नेट दोनों में चेंज करता है, जबकि टेंजेंशियल केवल केवल वैल्यू में चेंज करता है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इस तरह से मैं आपको बता, सॉल्व नहीं कर रहा, बस ये आपको बता रहा था फर्क क्या है इनका, ये आता फर्क। अब हम करेंगे एंगुलर एक्सेलरेशन की बात। अब एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है भाई, चौथे की बात करके और फिर हम कुछ न्यूमेरिकल्स ट्राई कर लेते हैं इस पे। चलिए तो हम बात कर लेते हैं अब एंगुलर एक्सेलरेशन की। किसकी भाई, एंगुलर एक्सेलरेशन। तो अगर हम बात करते हैं किसकी, एंगुलर एक्सेलरेशन की, तो उसमें क्या होता है, ये होता है, इसको अल्फा से लिखते हैं। किससे लिखते हैं, अल्फा से। रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, उसको हम क्या बोलते हैं भाई, एंगुलर एक्सेलरेशन। रेट ऑफ चेंज ऑफ angular velocity is called angular acceleration। क्लियर है भाई, फॉर्मूला आपके सामने मैंने लिख दिया। और एक और बात मैं आपको बता दूं, अच्छा एक मिनट रुकिए पहले, इसकी ये भी वेक्टर क्वांटिटी है भाई, एक्सेलरेशन तो वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसकी डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, तो इफ ओमेगा इंक्रीजेस, देन अल्फा इज डायरेक्टेड अलोंग ओमेगा वेक्टर। ठीक है, अगर वेलोसिटी जो एंगुलर वेलोसिटी है उसकी वैल्यू बढ़ रही है, इसका मतलब जो अल्फा वेक्टर है, मतलब आपका एंगुलर एक्सेलरेशन, जो वेक्टर की एंगुलर एक्सेलरेशन है अल्फा, इस अल्फा को क्या बोलते हैं भाई, एंगुलर एक्सेलरेशन। तो अल्फा वेक्टर आपका हो जाएगा ओमेगा वेक्टर की डायरेक्शन में, और अगर ये डिक्रीज करेगी ठीक है, ऑपोजिट आ जाएगा यहां पर, अपोजिट टू ओमेगा वेक्टर। इस तरह से पूरी बात है। लीनियर एक्सेलरेशन, लीनियर मोशन और एंगुलर जो मोशन है उनको हम आपस में कोरिलेट भी कर सकते हैं। तो अगर मैं आपको बताऊं कैसे कोरिलेट करते हैं इनको आपस में, सारे फॉर्मूले आपको याद करने में भी आसानी हो जाएगी। तो एक बार ये तो नोट कर लिया होगा आपने सभी ने। अब देखिए कैसे कैसे इनको कोरिलेट करते हैं आपस में, लीनियर मोशन को और एंगुलर मोशन को। ध्यान रखें इस बात का, फिर आपको याद करने में बड़ी आसानी हो जाएगी। ये मान लीजिए लीनियर मोशन है और ये मान लीजिए आपका एंगुलर मोशन है, सॉरी एंगुलर, या फिर इसको हम बोलेंगे सर्कुलर। ठीक है, सर्कुलर मोशन है। यहां तो होता है बेटा आपका डिस्प्लेसमेंट s, यहां पर होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा, यहां पर होती है वेलोसिटी, यहां पर होती है एंगुलर वेलोसिटी, यहां पर होता है एक्सीलरेशन, यहां पर होता है एंगुलर एक्सीलरेशन। ठीक है, इस तरह से आपस में रिलेट करते हैं। अब देखिए अगर हम फॉर्मूले देखें, दोनों के बीच रिलेशन देखें, है ना, तो एंगल इज इक्वल टू आर अपॉन में रेडियस, तो आर इज इक्वल टू एस इज इक्वल टू क्या आता है भाई, आर इंटू थीटा। v इज इक्वल टू क्या होता है भाई, आर इंटू ओमेगा। तो ऐसे ही a इज इक्वल टू क्या आएगा, आर इंटू अल्फा, जहां आर क्या है, रेडियस। आर क्या होगी भाई, रेडियस है आर। ये आगे रिलेशन दोनों के बीच। ठीक है, ये इसकी बात हो गई, ये और ये रिलेशन आ गए दोनों के बीच, s इज इक्वल टू आर थीटा, v इज इक्वल टू आर ओमेगा, a इज इक्वल टू आर अल्फा। अब इसमें जो a है, ये कौन सा a है भाई, ये तो हमने कहीं पढ़ लिया ना, सेंट्रीपिटल है, टेंजेंशियल है कि नेट एक्सेलरेशन है, जो रिलेशन हमने लिखा हुआ है। तो ये जो एक्सेलरेशन है ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, ध्यान रखना है। कौन सा एक्सेलरेशन है, टेंजेंशियल। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, फॉर्मूला जो a टेंजेंशियल होता है वो होता है r इंटू अल्फा के बराबर। इसके रिलेशन को भी हम प्रूव करेंगे बाद में, अभी आपको सिर्फ याद करना है फॉर्मूला। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू r इंटू अल्फा, जहां पर r क्या है, रेडियस, अल्फा क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन। तो ये सारी बातें थी जो आपको सीखनी थी पहले। एक्सेलरेशन इन सर्कुलर मोशन में जब हम उसके न्यूमेरिकल करेंगे उससे पहले आपको सारी बातें पता होनी चाहिए, वरना आप नहीं कर पाओगे न्यूमेरिकल। तो ये सारी बातें आप नोट कर लो। आप कर लेते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स, ताकि जो मैंने आपको बताया है, समझाया है, सारे फॉर्मूले अप्लाई कहां करने हैं, कैसे करने हैं, वो आपको समझ में आ जाए। चलिए तो भाई देखते हैं इनके फॉर्मूले।
ठीक है। चलिए तो फॉर्मूले में क्या होगा, हम मान लेते हैं क्वेश्चन, 2-4 क्वेश्चन हम ट्राई करेंगे जिससे आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी। तो क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन है आपका नंबर फर्स्ट, मान लीजिए जो मॉड ऑफ v दे रखा है, मॉड ऑफ वेलोसिटी दे रखा है किसी भी इंस्टेंट t पर, वो आपको दे रखा है मान लीजिए 4 इंटू टी। क्या दे रखा है भाई, 4 इंटू टी दे रखा है, ठीक है। और जो रेडियस है वो दे रखी है मान लीजिए 10 मीटर। तो फाइंड सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, नेट एक्सीलरेशन एंड अल्फा एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड। t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पर हमको सारी बातें पता करनी है। कैसे करेंगे भाई, ठीक है। चलिए देखते हैं। अब अगर हम देखें तो सबसे पहला जो पार्ट है वो क्या है, AC। AC इज इक्वल टू क्या होता है भाई, मॉड ऑफ v का स्क्वायर डिवाइडेड बाई r, ठीक है। मॉड ऑफ v को सिंपली हम v भी लिख सकते हैं, तो बोलेंगे v स्क्वायर बाई r। v कितना है 16 मल्टीप्लाई टी स्क्वायर बाई आर, तो ये आ गया आपके पास AC। अब अगर हम बोलते हैं एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड, तो 1 सेकेंड अगर हम वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा भाई, अगर आप 1 सेकेंड वैल्यू पुट करोगे तो 16 मल्टीप्लाई 1 डिवाइडेड बाई r कितना है 10, ये आ गया आपके पास 16 बाई 10, 16 बाई 10 आ गया आपका AC। तो 1.6 भी बोल सकते हैं इसको, 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया आपके पास क्या, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। क्लियर होगी बात भैया। अब हम बात कर लेते हैं किसकी, नंबर सेकेंड। नंबर सेकेंड में क्या पूछा गया है, नंबर सेकेंड में आपसे पूछा गया है टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। तो मैंने कहा था टेंजेंशियल एक्सीलरेशन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है d बाई डी टी मॉड ऑफ v वेक्टर, इस तरह से दिया होता है ना। देखिए क्या आएगा, अब टेंजेंशियल एक्सीलरेशन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, d बाई डी टी मॉड ऑफ v क्या है आपका 4 इंटू टी, तो पहले 4t यहाँ पे लिख लो। अगर 4t लिखोगे तो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा बाहर, dt बाई dt क्या हो जाएगा, dt बाई dt आपका हो जाएगा 1, ये आ गया आपका सीधे सीधे 4। अब इसमें टाइम आया नहीं है तो किसी भी टाइम आप निकालो, आपका 4 ही रहने वाला है। तो चाहे आप एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड, t तो है ही नहीं इसमें, तो t इज इक्वल टू 1 सेकेंड हो चाहे 2 सेकेंड हो, आपका ये तो हमेशा ही आता। तो 80 तो 4 आ गया, कांस्टेंट है ये क्या आ गया, कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू फिक्स है 4। अब हम बात कर लेते हैं तीसरी। तो तीसरी जो बात है वो है नेट एक्सीलरेशन की। भाई नेट एक्सीलरेशन मैंने अभी आपको बताया, नेट एक्सीलरेशन को मैं निकालता हूं, इन दोनों को नोट कर लो, इसको मैं इरेज कर देता हूं, फिर नेट एक्सीलरेशन देखते हैं क्या आएगा। नंबर थर्ड है आपका नेट एक्सीलरेशन। तो नेट एक्सीलरेशन जो आपका निकलने वाला है, नेट एक्सीलरेशन आपका निकलेगा नंबर थर्ड। ये मान लीजिए आपका सर्कल है, ठीक है। इसमें क्या है, ये आपका मान लीजिए 80, ये आपका मान लीजिए भाई इस डायरेक्शन में हो गया AC। इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा वो क्या हो जाएगा भाई, वो आपका हो जाएगा, AC आया था आपका 1.6 है ना, इस तरह से। अब इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा, इसी को तो हम रिजल्टेंट जो इन दोनों का आएगा उसी को तो हम बोलेंगे A नेट। तो A नेट हो गया आपके पास ये हो गया A नेट एक्सेलरेशन। तो A नेट हम जानते हैं कि इसके बराबर होता है रूट ऑफ AC स्क्वायर प्लस 80 स्क्वायर। तो 16/10, तो AC था 1 जिसका मतलब 16/10, और ये कितना है 4 आया, 4 का स्क्वायर 256 अपॉन में 100 प्लस 16 है ना। ये आपका आ जाएगा कुछ तो भी 256 प्लस 1600 और डिवाइडेड बाई 100, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, ये 6 हो गया, 5 हो गया और एक 3 हो गया, डिवाइडेड बाई 10 लिख दो सीधे सीधे, रूट हटा दो, अरे 100 में से 10 आ जाएगा बाहर। ये आपका आंसर हो गया। सॉल्व अपने आप कर लेना इसको, ठीक है, और सॉल्व कर लेना, इसका रूट भी आप ले सकते हो।
तो ये आ गया आपके पास। अब नंबर 4 की बात, अच्छा हाँ, एक मिनट, इसका एंगल भी निकाल लेते हैं। मान लीजिए ये आपका एंगल यहां से बन रहा है अल्फा थीटा, किससे? AC से। अगर AC से थीटा बनेगा तो ऊपर AT आएगा, और अगर AT से थीटा बनेगा तो ऊपर AC आएगा। मतलब जिससे एंगल बनेगा उसका दूसरा वाला ऊपर आएगा। अगर AT से A नेट एंगल बनाएगा तो AC ऊपर आएगा, AC अपॉन AT बोल देंगे। तो यहां पर हमने कहां से एंगल बनाया है? AC से। तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास? ठीक है, पिछली बार मैंने यहां पर थीटा बनाया था, इस बार यहां पर बनाया है, तो यहां पर जो फॉर्मूला आएगा वो चेंज AT/AC हो जाएगा। तो AT/AC, AT कितना था? 4, AC कितना था? 16/10। तो ये आ गया आपके पास 10/4। ठीक है, 10/4 का मतलब हो गया 5/2। थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 5/2। इतने का एंगल बनाता है आपका नेट एक्सेलरेशन, किससे? AC से। तो उसका एंगल भी निकाल दिया, उसकी वैल्यू निकाल दी। अब हम बात कर लेते हैं चौथे की। चौथा जो है हमारे पास वो क्या था? एंगुलर एक्सेलरेशन। हम जानते हैं AT इज इक्वल टू क्या होता है? R इंटू अल्फा। तो अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई? AT डिवाइडेड बाई R। AT कितना था? AT था आपका 4, R कितना था? 10, 0.4 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। ये आ जाएगा आपका आंसर। इस तरह से हम ही करते हैं न्यूमेरिकल्स। चारों न्यूमेरिकल्स मैंने आपको बता दिया, आपके सामने है। क्लियर होगी बात? चलिए तो एक और न्यूमेरिकल देख लेते हैं भाई। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में मान लीजिए आपको दे रखी है एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इज इक्वल टू, मान लीजिए आपको दे रखा है 3t। ठीक है, कितना दे रखा है भाई? 3t दे रखा है। और जो रेडियस दे रखी है वो मान लेते हैं कुछ तो भी दे रखी है 3 मीटर। रेडियस क्या दे रखी है आपको भाई? 3 मीटर दे रखी है रेडियस। ठीक है, एक पार्टिकल है, सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो जो उसकी वेलोसिटी है घूमने वाली ओमेगा, और ये रेडियस होगी r। इस तरह से आपको दे रखा है। ठीक है, आपको पता करना है वही पिछली बार की तरह, AC, AT, A नेट और अल्फा कब? एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड कर लेते हैं इसका। चलिए सॉल्यूशन कर लेते हैं इसका। बिल्कुल बहुत आसान, बिल्कुल पिछली बार की तरह ही है, वही क्वेश्चन बनेगा। अब जानते हो लास्ट वीडियो लेक्चर में मैंने आपको बताया था v इज इक्वल टू क्या था भाई? r ओमेगा। अरे v इज इक्वल टू क्या था भाई? r ओमेगा था कि नहीं था? तो v इज इक्वल टू अगर r ओमेगा था तो v इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 3 इंटू 3t कितना आ जाएगा? 9t। v आ गया ना। नंबर फर्स्ट कर लेते हैं। AC इज इक्वल टू क्या होता है भाई? v स्क्वायर बाई r। तो v स्क्वायर का मतलब 81 इंटू टी स्क्वायर डिवाइड r की वैल्यू क्या है? r की वैल्यू 3 है, तो ये आ गया 27। t कितना है? 2। ज्यादा बड़ी कैलकुलेशन हो जाएगी, चलिए कोई बात नहीं। 4 7 जा 28, 4 2 जा 8 और 2 हो गया 10। AC आपका आ गया 108। कितना आ गया AC? 108 है ना। अब हम बात कर लेते हैं नंबर सेकंड की। नंबर सेकंड में क्या निकालना है अपने को? अपने को निकालना है AT। चलिए AT का फॉर्मूला बताते हैं। AT का फॉर्मूला होता है dV/dt। V की वैल्यू देखो, V की वैल्यू है 9 इंटू टी डिवाइडेड बाई dt। तो ये सीधे 9 आ जाएगा। किसी भी टाइम पर पूछो तो 9 है, कांस्टेंट वैल्यू आ गई है इसकी। तो किसी भी टाइम एट t इज इक्वल टू 2 सेकंड पे भी इसकी वैल्यू क्या रहेगी? 9 ही रहेगी। तो भाई दो बातें हमने पता कर ली, AT पता कर लिया, AC पता कर लिया। अब हम बात कर लेते हैं A नेट की। नंबर थर्ड, A नेट के लिए फिर वही सब ताम झाम मैंने आपको बता दिया था अभी। तो A नेट का जो ऐसे मान लेते हैं, ये तो काम कर रहा है आपका AT, इधर काम कर रहा है आपका AC। भैया A नेट क्या आता है? इनका रिजल्टेंट के बीच में से आता है। ये हो गया A नेट। ये क्या हो गया आपके पास? A नेट हो गया। और मान लीजिए ये थीटा का एंगल इस बार यहां से बना लेते हैं। किससे? 80 से थीटा का एंगल बना रहा है। डायरेक्शन कहीं से पूछ सकता है, जहां से आपकी मर्जी करे आप वहां से निकाल सकते हो। जरूरी नहीं है कि आप इससे निकालो, आप इससे भी निकाल सकते हो। बस दूसरा वाला ऊपर लिखना है। AC स्क्वायर प्लस 80 स्क्वायर
108 का स्क्वायर प्लस 80 कितना होगा, 89 है, 9 का स्क्वायर। ओहो, देखिए इसमें से अगर हम 9 कॉमन लेते हैं तो 9 बन जा 12, 9 बन जा 9, 9 टू जा 18, तो आ जाएगा 9 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 12 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर, ये तो आएगा। 9 का स्क्वायर कॉमन, 9 बाहर आ जाएगा सीधे रूट में से, 9 का स्क्वायर कॉमन लेके रूट से बाहर निकाल दे, 12 का स्क्वायर 144 प्लस 1, ये आ गया आपका 9 इंटू 145, ठीक है 145, और आ सकता है कुछ बाहर, ठीक है बस अब छोड़ दीजिए, ये आंसर हो गया, इसको सॉल्व कर लेंगे अपने आप लोग, ठीक है, और सॉल्व कर लेना, अपने आप सॉल्व कर सकते हो उसको और आगे सॉल्व कर लेना। अब अगर हम आगे देखें तो जो इसका एंगल आएगा वो क्या आ जाएगा भाई, tan थीटा अगर निकालें तो tan थीटा क्या बनेगा, यहाँ पर tan थीटा जो है आपका बनेगा, इस बार बनेगा AC बाई 80, क्यों, अगर 80 से एंगल बनाएगा तो AC ऊपर लिखा जाएगा, अगर AC से एंगल बनाएगा तो 80 ऊपर लिखा जाएगा। AC कितना था 108, 80 कितना था 9, तो कितना आ जाएगा 9, 12 आ जाएगा, ठीक है। तो थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा भाई, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 12, ठीक है। चलो तो आगे देख लेते हैं भैया, अब आगे की जो बात होगी उसमें क्या होगा, चौथी बात है किसकी, अल्फा की। तो अल्फा का फॉर्मूला क्या होता है, अब तो किसी से भी डी ओमेगा अपॉन dt से भी कर सकते हो, कितना था 3 था कि नहीं था, तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा सीधे सीधे, अल्फा कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, और चाहे तो आप दूसरे वाले फॉर्मूले से करो उससे भी 3 आएगा। अल्फा इज इक्वल टू क्या था मैंने 80 बाई r बताया था, 80 कितना था 9, 9 बाई 3 करोगे 3 आ जाएगा, दोनों से 3 आंसर आएगा अल्फा का। तो भाई ये थी पूरी बात आज की, मैंने आपको समझाया आज सारे टाइप के एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल, टेंजेंशियल, नेट और एंगुलर एक्सेलरेशन, उनके कुछ इस तरह से क्वेश्चंस बनते हैं, फॉर्मूले मैंने आपको बता दिए सारे। अच्छा जो फॉर्मूले की डेरिवेशन है वो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपको कवर करूंगा कि AT इज इक्वल टू r अल्फा कहां से आता है, और जो आपका फॉर्मूला है AC का v स्क्वायर बाई r वो कहां से आता है, उसको मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कवर करूंगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, ठीक है।